What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 2 of the 100 days masterclass for my प्यारे चिंटू एंड चिंटीज ऑफ क्लास 11th. गाइस, कल हम लोगों ने अकाउंटेंसी को स्टार्ट किया था. कल मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स कराई थी. आज मैं आपको इसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा क्योंकि अब तुमको ये बेहतर समझ में आएगा. तो अगर आप डायरेक्टली चैप्टर 1 देख रहे हो तो मेरी जान, पहले एक बार चैप्टर 2 जो मैंने कराया है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, पहले उसको पढ़ना क्योंकि सही तरीका वही है. किताबों में गलत छपा है. पहले टर्म्स आएंगी तभी तो तुम्हें ये पूरे सेंटेंस पढ़ने आएंगे. अगर शब्द ही नहीं आते तो सेंटेंस कहां से समझोगे. तो पहले शब्द समझ लो, फिर इस चैप्टर पे आना. और जिन्होंने देख लिया है, बहुत ही बढ़िया, कॉपी पेन निकालो. शुरू करते हैं द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसके साथ साथ स्कोप, नेचर ऑफ अकाउंटेंसी. चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. चलो यार, शुरू करते हैं. ऑफ अकाउंटिंग था ऑफ कोर्स, मैंने अभी देखा. तो चलो एनीवेज शुरू करते हैं. सबसे पहले आता है बच्चे कि ये अकाउंटिंग है क्या. सर व्हाट इज अकाउंटिंग? बेटा सबसे पहले ना मैं तुम्हें 3 चीजें बताता हूं. 3 शब्द हैं, ठीक है. पहला शब्द है बुक कीपिंग, दूसरा शब्द है अकाउंटिंग, तीसरा शब्द है अकाउंटेंसी. अपनी किताब उठा के देखो और चेक करो उस पर क्या लिखा है. क्या उस पर बुक कीपिंग लिखा है? क्या उस पर अकाउंटिंग लिखा है? क्या उस पर अकाउंटेंसी लिखा है? तुम लोगों ने कोई ना कोई किताब तो ली होगी. अगर नहीं ली तो कोई बात नहीं, छोड़ दे, मैं बताता हूं. बेटा तेरी किताब पे ना अकाउंटेंसी लिखा होगा, ठीक है, और हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग. सर यहाँ पे तो अकाउंटेंसी होना चाहिए था, आपने भी तो अभी अकाउंटेंसी बोला था. बेटा देख, वही चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूं, समझो. सबसे पहले ना बुक कीपिंग होती है. बुक कीपिंग नाम में ही है. बुक का मतलब किताबें, हिसाब. कीपिंग मतलब रखना. तो एक बिजनेसमैन, चाहे वो एक छोटा सा बिजनेसमैन भी क्यों ना हो, एक फल बेचने वाला इंसान जो रेडी पे फल बेच रहा है या अपने सिर पे फ्रूट्स लेके रेलवे में बेचता है या बस स्टैंड पे बेचता है, उसको भी हिसाब रखना होता है. वो भी ये देखना चाहता है कि मैं घर क्या लेके जा रहा हूँ, राइट. तो वो भी देखता है कि मेरी जेब से कितना पैसा सुबह गया था जब मैंने ये सामान खरीदा था, और जब मैं इसको बेच दूंगा तो मेरी जेब में रात को कितना पैसा है, वो भी हिसाब करता है. एक जगह लिख लेता है, एक कॉपी में लिख लेता है, या फिर वैसे ही मुंह जुबानी हिसाब कर लेता है. तो एक बेसिक सा हिसाब किताब रखना जिसमें आप बस ये देख रहे हो कि क्या पैसा आया, क्या पैसा गया. अगर किसी से पैसे लेने हैं तो वो लोग कौन है, किसी के पैसे देने हैं तो वो लोग कौन है, इसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं. बेटा बुक कीपिंग, सिंपल हिसाब किताब रखना. अब आते हैं इसका अपडेटेड वर्जन, इसका मॉडिफाइड वर्जन, इसका प्रो मैक्स, यानी अकाउंटिंग. तो अगर हम बुक कीपिंग के साथ कुछ नियम जोड़ दें, कुछ रूल्स जोड़ दें, इसको प्रॉपर सिस्टम बना दें, जिसको हम डबल एंट्री बुक कीपिंग या डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, जहां पे हम डेबिट क्रेडिट की बात करते हैं, जहां पे हम रूल्स की बात करते हैं. कल मैंने अकाउंट समझाया आपको, तो मैंने अकाउंट में वैसे ही तुम्हें बता दिया कि एक अकाउंट की 2 साइड होती हैं. मैंने वैसे ही इधर प्लस लिख दिया, इधर माइनस लिख दिया, और मैंने तुम्हें ये बोला कि इसके हम रूल्स पढ़ेंगे कि कौन सी चीज कहां आती है. एक बच्चा, एक नालायक चिंटू, पता नहीं चिंटी, जो भी है, बहुत नालायक है, वो मुझे कमेंट में लिखता है, तुम देखना, अरे सर आपने गलत पढ़ाया सर, डेबिट में तो माइनस होता है, क्रेडिट में तो प्लस होता है, आपने उल्टा लिखा. अरे मेरे बुद्धू, पूरी वीडियो तो देख. मैंने स्पेशली बोला है. क्या बोला है मैंने ये बोला है कि इसके रूल्स होते हैं, कौन सी चीज किधर होती है. वो रूल्स हम आगे पढ़ेंगे ना मेरी जान. कल तो मैंने सिखाया कि इस तरीके से हम सिस्टमैटिक वे में करते हैं. तो मेरी बुक कीपिंग को प्रो मैक्स बना देंगे जब उसमें रूल्स जुड़ जाएंगे. तो रूल्स क्या होगा, रूल्स जैसे ही जुड़ेंगे उसके अंदर तो वो बन गई अकाउंटिंग. वो क्या बन गई? अकाउंटिंग. और उस रूल्स को जब हम सीखते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, जब हमें पढ़ाया जाता है, तो उस साइंस को, उस आर्ट को हम बोलते हैं अकाउंटेंसी. तो रूल्स को सीखते हैं तो उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी. तो 3 चीजें हो गई ना. सिंपल हिसाब रखना, बुक कीपिंग. हिसाब को रूल्स के अनुसार रखना, अकाउंटिंग. अकाउंटिंग की स्टडी करना, अकाउंटेंसी. इसीलिए तुम्हारी किताबों पे अकाउंटेंसी लिखा है, क्योंकि अभी तुम हिसाब नहीं रख रहे किसी बिजनेस का, तुम हिसाब कैसे रखा जाता है उसकी स्टडी कर रहे हो. समझ आया मेरी जान? देखो, व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कैसे करूंगा, क्लासिफाई कैसे करूंगा, कौन सा एसेट कौन सा लाइबिलिटी, है ना. कैसे समरी बनाऊंगा कि टोटल मिस्टर चिंटू से 20 बार पैसा आया, 50 बार पैसा गया, टोटल क्या है इसका,
समरी बनाना, एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट मैनर में और मनी की टर्म्स में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि मैं रिकॉर्डिंग करूं, मैं क्लासिफिकेशन करूं, क्लासिफिकेशन का मतलब उसको समझूं कि कौन सी चीज एसेट है, कौन सी चीज लाइबिलिटी है, कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा इनकम है, उसको समझूं, है ना। अब देखो अगर तुमने टर्म्स ना पढ़ी होती तो तुम ये क्या समझते यार, इसीलिए टर्म जरूरी है ना। और उसके बाद उसकी समरी बनाऊं, उसका हिसाब बनाऊं, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स भी निकालूं कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इस प्रॉपर आर्ट को हम बोलते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। डेफिनेशन आप ये याद कर सकते हो, एग्जाम में लिख सकते हो, पूरे नंबर मिलेंगे, ओके। अब अकाउंटिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों, अकाउंटिंग एक आर्ट है और एक साइंस है। आर्ट का मतलब हर किसी का अपना तरीका है अकाउंटिंग करने का। अकाउंटिंग में ना बच्चों बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़ोगे, ठीक है, अलग अलग मेथड्स पढ़ोगे। तो कोई अकाउंटेंट कोई मेथड यूज करता है, कोई अकाउंटेंट कोई मेथड यूज करता है, सबकी अपना अपना आर्ट है, इसीलिए हम अकाउंटिंग को एक आर्ट बोलते हैं। साइंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्पेसिफाइड रूल्स हैं जिसको हम प्रॉपर स्टडी मटेरियल की तरीके से यूज करते हैं, और वो रूल्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हैं, इसीलिए इसको हम साइंस भी बोलते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आर्ट इज द टेक्निक ऑफ अटेनिंग, आर्ट क्या है, एक टेक्निक है जिससे आप किसी प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हो। जैसे आपको खाते बनाने, तो खाते बनाने यानी बुक्स बनानी है, तो बुक्स बनाने का तरीका क्या है मेरा, दैट इज माई आर्ट, राइट। वहीं पे अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ताकि हम नेट प्रॉफिट निकाल सके। और साइंस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कुछ रूल्स हैं जिनको हम सिस्टमैटिकली फॉलो करते हैं। तो अकाउंटिंग एक आर्ट भी है, साइंस भी है। दूसरा, इसके अंदर हम ट्रांजैक्शन सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड करते हैं, यानी हम सिर्फ वो चीजें रिकॉर्ड करेंगे जो कहीं ना कहीं मेरे फाइनेंस को इंपैक्ट कर रही है, मेरे बिजनेस को इंपैक्ट कर रही है। अब सपोज लाइट चली गई, अब वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, हुआ है लेकिन लाइट चली गई, मेरा नुकसान हो रहा है, बट उसको मैं ये नहीं देख सकता कि भैया फाइनेंशियल कितना नुकसान हो रहा है, मुझे नहीं पता, बस लाइट चली गई, तो इसको मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा, राइट। वहीं पे अगर आग लग गई तो मुझे पता रहेगा कि हाँ यार इतने रुपए का मेरा फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, उसको रिकॉर्ड करूंगा। तो क्या बोल रहा है, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं। उसके बाद हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो किस टर्म्स में करते हैं, मनी की टर्म्स में करते हैं बच्चों। अब मेरी दुकान में क्या क्या आया मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कितने रुपए का आया और कितने रुपए का गया, पैसे की टर्म्स में लिखूंगा। तो रिकॉर्डिंग इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने का मतलब क्या होता है बच्चों, क्लासिफाई करने का मतलब होता है कि अब हम एक नेचर की चीज एक जगह रखेंगे, सारे एसेट्स को एक जगह, सारी लाइबिलिटीज को एक जगह, सारे एक्सपेंसेस को एक जगह। तो इसको बोलते हैं लेजर बनाना। इसको क्या बोलते हैं, लेजर बनाना। तो अपने दिमाग में बात सेट करो, लेजर एक चैप्टर है, उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी आगे, ठीक है। फिलहाल ये सेट करो कि जब भी क्लासिफिकेशन करना होगा तो लेजर बनेगा, और लेजर में हमको मेनली ये देखना है कि कौन सा अकाउंट लाइबिलिटी है, कौन सा अकाउंट एसेट है, कौन सा अकाउंट एक्सपेंस है, ये आपको सबसे पहले लेजर में देखना है। तो क्लासिफिकेशन मतलब लेजर बनाना, ठीक है। तो अकाउंटिंग में क्या क्या होता है, ये एक साइंस भी है, आर्ट भी है। ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, ये मनी की टर्म्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। उसके बाद हम इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड। इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। मैंने बोला ना, सारा एसेट एक जगह, लाइबिलिटी एक जगह, इन अ सेपरेट अकाउंट, इसको बोलते हैं लेजर, ठीक है। फिर हम समरी बनाते हैं। समरी का मतलब बच्चों, समरी का मतलब कि भैया अब मेरे पास 50 एसेट्स हैं, तो उन 50 एसेट्स का फाइनल कितना अमाउंट है, क्या बैलेंस है। 50 लाइबिलिटी है तो उस 50 लाइबिलिटी का फाइनल कितना बैलेंस है। लास्ट में बैलेंस तो देखना ही है ना भाई। तुम मेरे पास 50 बार सामान लेने के लिए आए, तुमने 40 बार पैसे दिए, 10 बार नहीं दिए, मैं अपने पास हिसाब तो बनाऊंगा ना कि तुम्हारे से मैंने कितना पैसा अभी लेना है। हिसाब बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, एक बैलेंस बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, उसको बोलते हैं समरी बनाना। और समरी कौन बना के देता है, ट्रायल बैलेंस। कौन बना के देता है, ट्रायल बैलेंस। इसका भी पूरा चैप्टर है, उसको अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल मेन कनेक्ट ये करना कि जैसे लेजर में क्लासिफिकेशन करा ना, फिर सबका बैलेंस निकालूंगा। बैलेंस निकालूंगा तो उसको बोलूंगा कि उसकी समरी बन रही है। वो कौन बना के देगा, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। देखो, समरी इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर which is understandable and useful. It involves balancing of ledger और preparation of trial balance. ठीक हो गया बेटा। इसके बाद बच्चों आता है अकाउंटिंग साइकिल, या फिर हम इसको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। इस पे पूरा चैप्टर नंबर 4 है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन यहाँ पे बेसिकली समझो कि अकाउंटिंग साइकिल कैसे चलता है।
तो सबसे पहले बच्चों कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, सपोज ट्रांजैक्शन क्या हुई कि मैंने बैग खरीदा या मैंने रेंट पे करा, चलो मैंने क्या पे करा, रेंट पे करा। अगर मैंने रेंट पे करा तो मुझे बिल्डिंग मिल गई यूज करने के लिए, उसके बदले में मैंने पैसा देना है ना। तो रेंट पे करा तो सबसे पहले उसको हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल में। जर्नल क्या होता है? एंट्री करते हैं हम। एंट्री के कुछ रूल्स होते हैं, अगर आपके स्कूल में कराया होगा तो तुम मेरी बात को समझ रहे होंगे, अगर नहीं कराया तो चिंता मत करो, मैं सिखाऊंगा तुम्हें जर्नल कैसे बनता है। जर्नल ये समझो कि ट्रांजैक्शन को लिखने का एक अकाउंटिंग वे है। किसी जैसे रेंट पेड इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से कैसे लिखते हैं उसको जर्नल बोलते हैं। तो अकाउंटिंग की शुरुआत जर्नल से होती है। सही हो गया? ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन, तुमने माल खरीदा, माल बेचा, गाड़ी खरीदी, गाड़ी बेची, बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग बेचा, मशीन खरीदी, मशीन बेची, कैमरा खरीदा, कैमरा बेचा, बोर्ड खरीदा, बोर्ड बेचा, पैसा आया, पैसा गया, हर चीज को अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से लिखना जर्नल होता है। क्या होता है? जर्नल। ओके। जर्नल के बाद बनता है लेजर। लेजर मैंने तुम्हें बताया, एसेट अलग, लायबिलिटी अलग, एक्सपेंस अलग, इनकम अलग, सब अलग। जर्नल के बाद क्या बनेगा? लेजर। लेजर के बाद क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। जब हम बैलेंसिंग करेंगे, जब हम बैलेंसिंग करेंगे क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। अब तुम बोल रहे होंगे सर ये भी मुझे नहीं पता क्या है, मुझे ये भी नहीं पता क्या है, मुझे ये भी नहीं पता क्या है। आई एम विद यू। बिल्कुल सही बात है। तुम्हें कैसे पता लगेगा यार? तुम्हें पहले ये पढ़ाना चाहिए कि जर्नल का चैप्टर पहले पढ़ाओ, बट दिस इज चैप्टर नंबर 9, दिस इज चैप्टर नंबर 10 या 11, दिस इज चैप्टर नंबर 12। तो इन सबको मैं पढ़ाऊंगा मेरी जान, तो बिल्कुल चिंता मत कर। अभी जितना जितना मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, उतना उतना इनफ है तुम्हारे लिए। बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो इस चैप्टर में। ठीक है? क्या बोला मैंने? पहले ट्रांजैक्शन होगी, जैसे ये ट्रांजैक्शन है। ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन को जब हम अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से लिखते हैं उसको बोलते हैं जर्नल। जर्नल के बाद हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं कि इसमें क्या है। जैसे रेंट पेड में खर्चा हुआ है, एक्सपेंस है, तो उसकी मैं समरी बनाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन करूंगा। क्लासिफिकेशन में लेजर बनेगा, फिर उसका मैं बैलेंस निकालूंगा कि कितना कैश चला गया, कितना बचा, है ना। वो हो गया मेरा ट्रायल बैलेंस। और उससे हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट्स। इनको क्या बोलते हैं हम? फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो सुना होगा तुमने, सबसे पॉपुलर वर्ड है कॉमर्स का, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेसिकली हमारी वेल्थ दिखाती है। तो क्या प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग का, या अकाउंटिंग साइकिल कैसे चलती है? ट्रांजैक्शन होगा, उससे जर्नल बनेगा, जर्नल से लेजर बनेगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनेंगे। बस इतना अभी के लिए याद रख लो। ठीक है। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। ये सब क्या है सर? इस पे सब पे चर्चा करेंगे, अभी कुछ नहीं है ये। चलो सर, इसके बाद आता है बच्चों इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स का क्या मतलब होता है कि फाइनली मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एंड देन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब जस्ट कम्युनिकेट करना लोगों को कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। ठीक है। अब आता है हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम हिसाब क्यों बनाते हैं। एनी 4 बच्चों, कोई भी 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी 4। ठीक है। देखो थोड़ा थ्योरी का चैप्टर है तो थोड़ी थोड़ी लर्निंग भी करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग क्यों करते हैं हम बच्चों? अकाउंटिंग का काम ही हिसाब रखना है, बेसिक काम हिसाब रखना है। और ये सारे पॉइंट्स रिपीट होंगे अगले सारे क्वेश्चंस में, सेम पॉइंट्स रिपीट होंगे, तो तुम 4 पॉइंट याद रख लेना। सबसे पहला काम क्या है? टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। एक प्रॉपर रूल्स के साथ एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना किसका काम है? अकाउंटिंग का काम है। दूसरा क्या निकालना? प्रॉफिट या लॉस, कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तीसरा उसका रीजन जानना कि प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन को जानना। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि मुझे मेरे एसेट्स कितने हैं, मेरी लायबिलिटीज कितनी है। ध्यान रखना, प्रॉफिट या लॉस अलग चीज होती है और फाइनेंशियल पोजीशन अलग चीज होती है। प्रॉफिट या लॉस एक्सपेंस और रेवेन्यू को कंपेयर करके निकलता है, फाइनेंशियल पोजीशन एसेट्स और लायबिलिटी को देख के निकलता है बच्चों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग में हम 2 चीजों पे फोकस करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे और फाइनेंशियल पोजीशन पे। आपको दोनों पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, हर साल बिजनेस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कोई गलती तो नहीं हो रही हमारे से, कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं हो रहा। ठीक है। और इंफॉर्मेशन देना अलग अलग पार्टीज को। सर ये पार्टी कौन हो सकती है? पार्टी बच्चों तुम्हारा बैंकर हो सकता है जिससे तुमने लोन लेना है, तो उसे बताना तो पड़ेगा ना तुम्हारा बिजनेस इस लायक भी है लोन लेने के, है ना। तुम्हें बेसिकली
अपने इन्वेस्टर से पैसा चाहिए तो तुम्हें इन्वेस्टर को बताना तो पड़ेगा कि देखो ये मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है, इसमें तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सब पार्टीज होती हैं, ठीक है, जो तुम्हारी अकाउंटिंग को पढ़ना चाहती हैं, राइट। लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद आता है बच्चों फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। सेम बच्चों यहीं से ऑब्जेक्टिव से ही निकल आएगा, भाई ये हम करना चाहते हैं तो यही तो फंक्शंस भी होंगे। क्या फंक्शंस होंगे? देखो सबसे पहले मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, सेम पॉइंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वही आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि हमें प्रॉफिट या लॉस पता चल सके, और बैलेंस शीट, ताकि हमें एसेट्स या लाइबिलिटीज का हिसाब पता चल सके। सेम 2 पॉइंट आ गए। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, हिसाब रखना, ठीक है। हिसाब में क्या क्या बनाना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, मेन पॉइंट यही है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना। किसको कम्युनिकेट करना है? अलग अलग पार्टीज को। पार्टीज कौन है? इन्वेस्टर, बैंकर, गवर्नमेंट, सप्लायर, इन सारी लोगों को। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद आता है अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करना। सर एसेट्स को क्यों प्रोटेक्ट करना है? बेटा जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, हिसाब रखेंगे, तो हमें पता रहेगा कि हमारा एसेट कितना है, कितना कम हो रहा है या कितना बढ़ रहा है, तो हम उस हिसाब से उसको कंट्रोल में रख सकते हैं कि मेरा एसेट वेस्ट तो नहीं हो रहा, मेरा एसेट कहीं जा तो नहीं रहा। कंट्रोल मेंटेन रखोगे तो आपके एसेट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो आपको आपके एसेट्स को भी प्रोटेक्टेड रखना है, ये भी इसमें आ जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करना। जैसे मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी है, तो सपोज आपको खाते बनाते हुए, बुक्स बनाते हुए दिख रहा है कि अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, तो मैनेजमेंट को बताओ कि यहाँ पे ये खर्चा ज्यादा हो रहा है, इसको कंट्रोल करो, या यहाँ से पहले पैसा आ रहा था अब नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, इस पर ध्यान दो। तो ये चीजें अकाउंटिंग से पता लगती हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का क्या मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट होता है उस पर भरोसा किया जाता है कि तुम तुम्हारे रिसोर्सेज को अच्छे से देखो, तुम तुम्हारे रिसोर्सेज का ध्यान रखो। तो अकाउंटिंग से हमें यह समझ में आता है कि क्या मैनेजमेंट हमारा सच में वो काम अच्छे से कर भी रहा है, कहीं गलत तो नहीं कर रहा। क्योंकि देखो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन चलता है ना, तो मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी चीजें रिलाई करती हैं। अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा कंट्रोल, अच्छा बिजनेस। तो अगर आपकी अकाउंटिंग नहीं होगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ट्रस्टीशिप का मतलब कि हमने ट्रस्ट करा अपने मैनेजमेंट पे कि आप बिजनेस को चलाओ, संभालो, देखो। तो अकाउंटिंग से पता चलता है कि वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। कंप्लायंस का मतलब फुलफिल करना, लीगल नीड्स मतलब जो भी हमारा लॉ बोलता है। तो अकाउंटिंग हमें हमारे इंडियन लॉज के हिसाब से करनी पड़ती है, इंडिया के रूल्स के हिसाब से करनी पड़ती है, इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करनी पड़ती है। तो अकाउंट सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम अपनी इच्छा से बना रहे हैं, हमारे लीगल रिक्वायरमेंट भी है, इसलिए भी हम बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 7 फंक्शंस हो गए, और भी हो सकते हैं, बट आपको कोई भी 4 याद करने हैं, फिर बोल रहा हूं एनी 4, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी एक रीड ओनली पॉइंट है, कुछ नहीं है। अब आया बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। ये मैं आपको बता चुका हूं। बुक कीपिंग सिंपल हिसाब रखना, अकाउंटिंग वहां शुरू होगा जहां ये खत्म हो जाएगा, इसी का प्रो वर्जन, और इसकी स्टडी को अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखो, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन अ सेट ऑफ बुक्स, दैट इज इट। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं अकाउंटिंग की, उसको हम अकाउंटेंसी बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोहलर, कोहलर एक बहुत फेमस इंसान रहा है, उन्होंने क्या बोला है? अकाउंटेंसी रेफर्स टू एंटायर बॉडी ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है जी। लो जी, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ गया। आप देखो बुक कीपिंग में क्या क्या करते हैं हम। बुक कीपिंग में बच्चों हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुई, जैसे रेंट पे हुआ, राइट। फिर हम उसको मेजर करते हैं कि मनी में कितना पैसा गया, उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, बस इतना ही। बस हिसाब कर दिया, रख लिया अपने पास, रिकॉर्ड रख लिया। अकाउंटिंग में हम इसके आगे चलते हैं, फिर हम समरी बनाते हैं, लेजर से फिर हम समरी बनाते हैं, समरी के बाद फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, फिर उसका हम कम्युनिकेशन भी करते हैं ओनर को कि देखो भाई ये प्रॉफिट या लॉस चल रहा है, ऐसे चल रहा है बिजनेस। ये सारी चीजें अकाउंटिंग में आ जाती हैं। तो इसी का एक्सटेंडेड वर्जन अकाउंटिंग होता है, ठीक है। ये प्राइमरी स्टेज है, छोटा स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है, ठीक हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? सिर्फ हिसाब रखना, एक रिकॉर्ड रखना। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिजल्ट निकालना, कि बताओ नेट रिजल्ट क्या आया, पोजीशन क्या आई, प्रॉफिट है, लॉस है, एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है, समझे। इसके बाद बच्चों नेचर ऑफ जॉब, ये रूटीन है, बुक कीपिंग बहुत रूटीन सा काम है।
ये एनालिटिकल है। एनालिटिकल का मतलब ब्रेन चाहिए इसके अंदर, न्यूमेरिक ब्रेन चाहिए, वो इंसान कर सकता है। ये जूनियर स्टाफ भी कर देता है, छोटा स्टाफ। ये सीनियर स्टाफ ही करेगा, इसके लिए पढ़ा लिखा, वेल नॉलेजेबल, वेल एक्सपीरियंस इंसान चाहिए, ठीक है। इट कैन बी परफॉर्म बाय पर्सन विद लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड नॉलेज के साथ हो सकता है, इसमें हैवी नॉलेज चाहिए, ठीक है। इसके बाद बुक कीपर के पास एनालिटिकल स्किल्स नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर नहीं भी होगी तब भी चलेगा। इसके पास तो कंपलसरी है, एनी 4 पॉइंट्स आप याद रख सकते हो, सिंपल, ठीक है मेरी जान। डन, बुक कीपिंग अकाउंटिंग डन। अब आ जाओ अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग के बारे में तो आपने सब पढ़ लिया। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इसकी स्टडी है जिसके अंदर प्रॉपर्ली आपको सब पढ़ाया जाएगा कि अकाउंटिंग होती कैसे है। तो देखो क्या बोल रहा है, इट इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये सब अकाउंटिंग में आता है। जबकि अकाउंटेंसी क्या है? ये एक प्रॉपर बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें आपको प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाएंगे, आपको प्रॉपर रूल्स पढ़ाए जाएंगे ताकि आप इसको बना सको, ठीक है। इसका स्कोप नैरो है। नैरो का मतलब इसमें तो आप सिर्फ चीजें बना रहे हो, इसका वाइड स्कोप है, इसमें आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। इनफैक्ट इसके अलावा, अकाउंटिंग के अलावा भी आपको ओवरऑल बहुत सारी नॉलेज दी जाएगी, तो ये एक बड़ा चीज है। इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। अकाउंटिंग तो बुक कीपिंग के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें दोनों चीजें सिखाई जाएंगी, बुक कीपिंग भी और अकाउंटिंग भी। फंक्शन, इसका मेन फंक्शन है रिजल्ट्स निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन निकालना। इसका मेन फंक्शन है आपको सिखाना कि कैसे बुक कीपिंग अकाउंटिंग से हम डिसीजंस भी लेते हैं, ठीक है। अब आता है बच्चों ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कितने प्रकार का हो सकता है? सबसे पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें हम फाइनेंस की बात करेंगे, प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे, एसेट्स लायबिलिटीज की बात करेंगे, सबसे ज्यादा हम इसी पे चर्चा करते हैं, इसी को हम पढ़ भी रहे हैं, हमारे सिलेबस में यही है। दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अंदर बच्चों हम बस हर चीज की कॉस्टिंग निकालते हैं कि सपोज मैंने कैमरा खरीदा तो इसकी कॉस्ट क्या है, मैंने बिल्डिंग खरीदी तो उसकी कॉस्ट क्या है, मैं अगर किसी कंपनी को खरीदने वाला हूं तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी मुझे। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम मेनली हर चीज की कॉस्ट निकालना सीखते हैं, ठीक है। कॉस्ट की बहुत सारी कैटेगरी होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये सब आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे, सही हो गया। उसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो ब्रांच है जिसमें इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि वो मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजंस लेने में। तो अगर डिसीजंस लेने हैं तो हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करेंगी, सही है, परफेक्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट निकाली जाएगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि वो मैनेजमेंट की हेल्प करे डिसीजंस लेने में, ठीक हो गया। स्क्रीनशॉट लेते चलना। टैक्स अकाउंटिंग, ये वो ब्रांच है बच्चों जिसके अंदर हम अकाउंटिंग करते हैं टैक्स पर्पस के लिए, यानी हमें अपने अकाउंट्स बनाने हैं और हमें ये देखना है कि हमारा टैक्स कितना बैठ रहा है, इनकम टैक्स कितना बैठ रहा है, जीएसटी कितना बैठ रहा है। इसके अंदर हम जो भी खाते बनाते हैं वो एज पर हमारे टैक्स लॉज के हिसाब से बनाते हैं, तो दिस इज यूज्ड फॉर टैक्स पर्पसेस, राइट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जिसमें हम ये ध्यान रखते हैं, वो हिसाब किताब रखते हैं कि हमने समाज के लिए क्या किया है, हमने सोसाइटी के लिए कितना कंट्रीब्यूट करा है, उसका हिसाब किताब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के लिए रखा जाता है। द सोसाइटी प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, जिसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता, तो बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक ऐसी अकाउंटिंग भी होनी चाहिए जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी फोकस करे, उसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बोलते हैं। उसके बाद बच्चों हम बोलते हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या क्या होगा, तो आपको पता होगा सबसे पहले इकोनॉमिक इवेंट्स, यानी अकाउंटिंग में वो चीज़ें रिकॉर्ड होंगी जो किस टर्म्स में है, इकोनॉमिक टर्म्स में है, मनी की टर्म्स में है। दूसरा बोल रहा है हम इसके अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शंस को कि रिकॉर्ड करनी है या नहीं करनी है, फाइनेंशियल कैरेक्टर की है या नहीं है। फिर हम उसको मेजर करेंगे मनी की टर्म्स में, फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, यानी हम जर्नल बनाएंगे। रिकॉर्ड करने का मतलब जर्नल बनाना। फिर हम उसको कम्युनिकेट करेंगे। देखो सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं होती, रिकॉर्डिंग के बाद हम फिर वही क्या क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, फिर हम उसको कम्युनिकेट भी करेंगे। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। ऑर्गेनाइजिंग करना प्रॉपर्ली, ठीक है। फिर यूजर्स को बताना कि कौन कौन से यूजर्स हैं हमारे, यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं, इसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक यूजर्स ही होना चाहिए, ये आ गया देखो यूजर्स, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बस आप एक बार, नेचर में तो इतना ही। इसके बाद आता है बच्चों अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस बोलते हैं, कि बिजनेस में जो भी हो रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, बेकार है, ये कौन बोलता है, अकाउंटिंग बोलती है। तो अकाउंटिंग एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ नॉलेज है, जो आपको बिजनेस की परफॉर्मेंस को जानने में हेल्प करेगा। देखो क्या बोल रहा है, इट इज ऑफन रिगार्डेड एज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। द मेन एम ऑफ अ लैंग्वेज इज टू सर्व एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अकाउंटिंग भी कम्युनिकेट करता है रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को।
ठीक हो गया बेटा। देन कौन कौन से यूजर्स होते हैं बच्चों अकाउंटिंग के? तो दो यूजर्स होते हैं बेटा, एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल, एक्सटर्नल। यूजर्स का मतलब कि जो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, जो भी हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम जो भी रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, इनको यूज करते हैं, इनको यूजर्स बोलते हैं। तो यूजर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला इंटरनल। इंटरनल होता है बिजनेस के अंदर अंदर के लोग, जैसे मालिक, ओनर्स और मैनेजमेंट। ये अंदर अंदर के लोग होते हैं भाई, इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना खातों को, ये नहीं पढ़ेंगे तो पता कैसे चलेगा बिजनेस कैसा चल रहा है? तो ये स्टडी करते हैं हमारी अकाउंटिंग को। सिमिलरली आउटसाइडर्स कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? जैसे हमारा बैंकर भाई, जिससे लोन लेने जाओगे वो देखेगा ना कि तुम इस लायक भी हो, गवर्नमेंट कि तुम टैक्स ठीक से भर रहे हो या नहीं भर रहे हो, एम्प्लॉइज कि क्या ये हमारी सैलरी भी दे देंगे, क्रेडिटर कि इनको उधार में माल दें या ना दें। तो ये सब एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, इंटरनल यूजर्स आर द पर्संस जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है बिजनेस के अंदर। यहाँ पे ओनर और मैनेजमेंट आते हैं, मालिक लोग और मैनेजमेंट जो बिजनेस को चला रहे हैं, तो वो देखना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके बाद आते हैं बच्चों एक्सटर्नल। एक्सटर्नल होते हैं जो बाहर वाले लोग हैं, ठीक है, जिनका प्रेजेंट या फ्यूचर इंटरेस्ट हो सकता है कि आने वाले टाइम में शायद उनका आपके बिजनेस में इंटरेस्ट हो। सही है। अब इसके अंदर कौन कौन आते हैं? नए इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रेडिटर जो आपको उधार देंगे, लेंडर जो आपको लोन देंगे, आपके एम्प्लॉइज, सरकार, ये सब एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाते हैं। अब फायदे बताओ अकाउंटिंग के। बेटा सेम वही पॉइंट्स आ जाएंगे कि अगर आप हिसाब बनाते हो तो क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले आप मैनेजमेंट में मदद करते हो। भाई तुम्हें खाते देख के पता चल जाएगा कि तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है। तो तुम उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो, उस हिसाब से डिसीजंस ले सकते हो, अच्छी चीज़ों को बढ़ा सकते हो, खराब चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हो। तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि अकाउंटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ये हमें प्लानिंग में हेल्प करता है, ये हमें अच्छे मैनेजमेंट में हेल्प करता है, राइट। उसके साथ साथ ही हमें बिजनेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है कि हम अननेसेसरी खर्चे तो नहीं कर रहे, अगर कुछ ऐसे हैं तो उसको कंट्रोल कर लिया जाए, राइट। इसके बाद दूसरा ये कहाँ मदद करता है? हमें वही सेम पॉइंट देखो, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड देगा, कंप्लीट रिकॉर्ड देगा। अकाउंटिंग की मदद से हम हर चीज को एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड कर पाते हैं। तीसरा फिर से सेम, हमें प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। चौथा फिर से सेम, हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, यानी बैलेंस शीट हमें एसेट्स या लायबिलिटीज दिखाएगी। सेम पॉइंट आ गए या नहीं आ गए? मैंने बोला ना ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वहां से सेम पॉइंट आ जाएंगे बार बार। तो मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, हमें हमारे बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेगा, हमें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में हेल्प करेगा, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमें चीज़ों को कंपेयर करने में हेल्प करेगा। भाई लास्ट ईयर क्या था, इस ईयर क्या है, मैं कंपेयर कर सकता हूँ। अगर मेरे पास हिसाब है, अगर मेरे पास कोई हिसाब ही नहीं है तो मैं कंपैरिजन कैसे करूँगा? तो कंपैरिजन कर सकता हूँ। उसके बाद मेरा टैक्स कितना बैठ रहा है। भाई अगर मेरा प्रॉफिट आया तो उस प्रॉफिट पे तो टैक्स देना है, तो टैक्स कितना बैठ रहा है वो पता लगेगा। ये एक एविडेंस है, सबूत है हर चीज़ का। भाई आपने जो जर्नल करी है उसका रिकॉर्ड तो होगा ना। अगर आपने कोई एसी खरीदा है तो एसी का बिल होगा, तभी तो आपने उसको रिकॉर्ड करा, तो ये एविडेंस भी है ना। और ये बिजनेस को सेल में भी हेल्प करता है। अगर आपको अपना बिजनेस बेचना है तो सामने वाला आपसे पूछेगा ना कि हिसाब दो, कितने का बिजनेस है आपका, क्या पैसा बनता है, दिखाओ, तो आपकी उसमें भी मदद करता है, ठीक है, परफेक्ट। देन अगर आपको लोन लेना है तो वहां पे आपको खाते दिखाने पड़ते हैं, पार्टनरशिप करनी है तो वहां पे, तो देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं। आप कोई भी 4 पॉइंट्स याद रख सकते हो बच्चों। यहां से शुरू हुआ ये, मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, उसके बाद सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, प्रॉफिट लॉस है, फाइनेंशियल पोजीशन है, बहुत सारे पॉइंट है। कोई भी 4 पॉइंट याद रख लेना, बस दैट इज इट। अब आता है अकाउंटिंग के क्या क्या नुकसान है। क्या क्या नुकसान है बच्चों अकाउंटिंग के? सबसे पहले लिखा हुआ है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अकाउंटिंग में हर चीज को करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो आपको अपने अपने पर्सनल जजमेंट करने पड़ते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने एक कैमरा खरीदा, अब मेरे हिसाब से कैमरा 5 साल चलेगा, हो सकता है किसी और अकाउंटेंट के हिसाब से 10 साल चले, हो सकता है किसी और अकाउंटेंट के हिसाब से 2 साल चले। तो ये अपना अपना पर्सनल जजमेंट होता है, जिस हिसाब से लोग अपने अपने खर्चे लिखते हैं, अपने अपने खर्चे लिखते हैं, उस हिसाब से अपना अपना प्रॉफिट आता है। तो सबके हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो मेरे नजरिए से कुछ और हिसाब हो सकता है, आपके नजरिए से कुछ और हिसाब हो सकता है। मेरी नजर में मेरी बिजनेस की गुडविल कुछ और हो सकती है, आपकी नजर में कुछ और हो सकती है। तो अकाउंटिंग पर्सनल जजमेंट पे बहुत डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। नंबर 2, ये अकाउंटिंग
अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस पे बेस्ड है बच्चों। अब कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस जिनको आते हैं वही इसकी स्टडी कर सकते हैं, बाकी तो कर नहीं सकते। इसका मतलब आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, कई कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस बहुत पुराने समय में बनाए गए हैं जिनको हमने चेंज ही नहीं करा, उसी पे चल रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग काफी ओल्ड भी हो चुका है, राइट। उसके बाद कई बार इसमें जानकारी इनकम्प्लीट होती है। भाई बहुत सारी चीजें हम लिखते ही नहीं है। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन है बहुत यूजफुल, तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भी होता है इसके अंदर। उसके बाद बच्चों कई बार ये अनसूटेबल होता है फोरकास्टिंग के लिए, यानी आप सिर्फ अकाउंटिंग देख के फ्यूचर का हिसाब नहीं लगा सकते। आपकी अकाउंटिंग हो सकता है कुछ अच्छा सिग्निफाई कर रही हो, बट शायद फ्यूचर में अच्छा ना हो, तो इसके बेसिस पे सब कुछ फॉरकास्ट मत करो, फ्यूचर की प्लानिंग मत करो। उसके बाद आप इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन छोड़ देते हो। ओमिशन का मतलब छोड़ देना। अकाउंटिंग में हम बहुत सारी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन लिखते ही नहीं है। जैसे मेरा मूड खराब है तो मैंने दुकान नहीं खोली, या मेरी तबीयत खराब है मैंने दुकान नहीं खोली, नुकसान तो हो रहा है, उसको हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, है ना। उसके बाद बोल रहा है कि ये हिस्ट्री पे बेस्ड है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड है। ये हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे मेनली कि हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है। यानी इसके अंदर जो भी रिकॉर्ड करा जाता है वो पास्ट इवेंट्स का रिकॉर्ड करा जाता है। अब पास्ट तो चला गया, हमें तो आज का जानना है ना, तो वो कई बार ये शो नहीं करता। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बच्चों मैनिपुलेशंस। इसको हम मैन्युपुलेट भी कर सकते हैं। मैनिपुलेट की स्पेलिंग देख लेना यार अपने आप, मैनिपुलेट, ठीक है। अकाउंटिंग को हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, कम ज्यादा भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो अकाउंटिंग में स्कोप होता है फ्रॉड्स का, अकाउंटिंग में स्कोप होता है मैनिपुलेशंस का। तो कई बार लोग पुराने रूल्स का मिसयूज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। तो ये बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। यानी अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन हो जाती है, आप वैल्यूज को अपने हिसाब से कम दिखा देते हो या ज्यादा दिखा देते हो अपने फायदे के लिए, लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। ये लिमिटेशन है। इसके बाद आता है बच्चों क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। एक अच्छी अकाउंटिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? सबसे पहला बोलता है रिलायबिलिटी। आपकी अकाउंटिंग रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल मतलब भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी। जैसे हमारा चैनल, हमारा YouTube चैनल एक रिलायबल चैनल है। तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि हाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा, ऑन टाइम मिलेगा और तुम्हारे लिए यूजफुल होगा जो भी होगा, है ना। तो सबसे पहले आपकी अकाउंटिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि वो रिलायबल हो। रिलायबल का मतलब भरोसेमंद हो। अब उस पर भरोसा कब होगा? जब हर चीज जो लिखी है वो ट्रूथ लिखी है। ट्रूथ कैसे है, कैसे पता चलेगा? जब हर चीज का एविडेंस होगा। तो आपकी अकाउंटिंग में जो भी है आपके पास हर चीज का प्रूफ होना चाहिए, हर ट्रांजैक्शन का बिल होना चाहिए, हर चीज का एविडेंस होना चाहिए। तो देखो क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। इट मींस इंफॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल एंड वेरिफिएबल। It is said to have verifiability if it is verified from source documents। यानी हर चीज का सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बिल होना चाहिए, सही है। उसके बाद बोल रहा है कि रेलेवेंस होना चाहिए। रेलेवेंस का मतलब आपकी अकाउंटिंग में वो सारी चीजें होनी चाहिए जो आपके लिए रेलेवेंट है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिपिक्टेड बाय फाइनेंशियल पोजीशन मस्ट बी रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब जो आपके काम की चीज है वो सारी इसके अंदर होनी चाहिए, अननेसेसरी कचरा नहीं होना चाहिए। काम की बात करो, हम बोलते हैं ना काम की बात करो। अब मैं इसी चैप्टर को 2 घंटे का बना दूं, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूं ना मैं। मुझे पता है कि ये चैप्टर 40 मिनट से ऊपर का नहीं है, ये इतना ही डिजर्व करता है। इससे ज्यादा टाइम लगाने का मतलब बच्चों का भी टाइम वेस्ट करना, अपना भी टाइम वेस्ट करना। इररेलेवेंट में तुम्हारे से बात करता रहूं, अननेसेसरी तुम्हारा समय व्यर्थ करता रहूं, क्या हो रहा है? आई एम जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। इससे अच्छा इसे 40 मिनट में खत्म करूं, बच्चा पढ़ाई करे, उसको रेलेवेंट काम कर रहा हूं मैं, जो जरूरी है वो कर रहा हूं, है ना। तो अननेसेसरी एंड इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड। तो आपकी अकाउंटिंग रिलायबल होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबल का मतलब कि उसको सिंपल और लॉजिकल मैनर में लिखो ताकि सबको समझ में आए, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो लेंडर हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो। अननेसेसरी उल्टी सीधी टर्मिनोलॉजी मत यूज करो, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी यूज करो सिंपल मैनर में। अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल का मतलब कि हमेशा 2 साल के फिगर्स प्रेजेंट करो सो दैट पिछले साल और इस साल का कंपैरिजन हो सके। तो योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, शुड बी रेलेवेंट, शुड बी अंडरस्टैंडेबल, शुड बी कंपेरेबल। अब कंपैरिजन कैसे होगा? जब 2 साल का डेटा होगा कि पिछले साल ये, इस साल ये, तो हमेशा डेटा 2 साल का दो। देखो क्या बोल रहा है, कंपेरेबिलिटी इज वेरी यूजफुल क्वालिटी एंड इट शुड कंटेन फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर अलोंग विद करंट ईयर, ठीक है। लास्ट बोलता है फेथफुल प्रेजेंटेशन, यानी आप जो भी दे रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो डेटा, वो फेथफुल वे में होना चाहिए, वो ट्रू एंड जेन्युइन वे में होना चाहिए, फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
डन। लास्ट आता है बच्चों रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या क्या रोल प्ले करता है, आसान रीड ओनली टॉपिक है ये, सिर्फ रीड करना है आपको। नंबर 1 रोल एज अ लैंग्वेज, ये बिजनेस की भाषा है। रोल एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, इसके अंदर आपको सारा रिकॉर्ड मिलेगा। रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट, आप इसके अंदर प्रॉफिट चेक कर पाओगे। रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, आप इसके अंदर अपने एसेट्स लायबिलिटी का हिसाब किताब फाइनेंशियल पोजीशन देख पाओगे। आप इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन जान पाओगे। और ये एक सर्विस प्रोवाइडर की तरीके से भी काम करता है, क्योंकि आपको ये सारी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर वे में देता है। इतना ही काम है भाई। डन सर, डन मेरी जान, खत्म। चैप्टर नंबर 1 डन, चैप्टर नंबर 2 डन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 3, फिर इको बीएसटी भी हमारा इसी वीक में शुरू हो रहा है। तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके अपने भाई के साथ पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। एग्जाम में बहुत अच्छा करके आना है, हाफ एयरलीज की पूरी तैयारी करेंगे हम अच्छे तरीके से, ठीक हो गया। तो ये हमारा सबसे पहला काम डन हो गया है। 1-2 चैप्टर्स हमारे डन है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक का बटन जरूर दबाना मेरे दोस्त, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक कर देते हो ना, तुम्हारे लिए सिर्फ एक बटन दबाना है, मेरे लिए वो बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि हाँ मेरे बच्चों को मज़ा आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है, राइट। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हूँ, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ। तो तुम थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दोगे ना, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा और मैं बहुत काम कर दूंगा तुम्हारे लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे खुश कर दिया करो, छोटे छोटे से कमेंट कर दिया करो, अच्छे अच्छे से लाइक कर दिया करो, और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे जान, क्योंकि तुम्हारा सब्सक्राइब होना ही दूसरे बच्चों का भी एक भरोसा है कि हाँ हम कुछ अच्छा काम करते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस, मैं आपको मिलूंगा कल कुछ और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।